नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, तीसरे दौर का मतदान आज खत्म हो गया है और इधर चौथे चरण की वोटिंग के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार जोरों पर है। दो चरणों के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत में थोड़ा सुधार बताया जा रहा है, लेकिन क्या इस सुधार के साथ साथ बीजेपी की हालत सुधरेगी, इस पर अब भी शक है, क्योंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी अब भी जनता के मुद्दों पर बात नहीं करके वो केवल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, इंडिया के ये सारे तमाम नेता अब भी संविधान और लोकतंत्र बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ी हुई हैं। और आज हरियाणा से भी बीजेपी के लिए बुरी खबर आ गई है। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों में से एक दादरी से सोमवीर सांगवान, पुंडरी से रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंधर अब बीजेपी सरकार में शामिल, बीजेपी सरकार से अलग हो गए हैं और कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस का समर्थन कर दिया है, शामिल नहीं हुए हैं, समर्थन कर दिया है, जिससे हाल ही में बनी नायब सिंह सैनी, आप जानते हैं, खट्टर जी को अलग किया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन नायब सिंह सैनी की सरकार जो है वो मुश्किल में आ गई है, अल्पमत में आ गई है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मांग है कि हरियाणा में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो, क्योंकि निर्वाचित सरकार के पास बहुमत नहीं है। दिल्ली में सत्ता बचाने के लिए जूझ रही बीजेपी अब हरियाणा में अपनी सरकार कैसे बचा पाएगी? क्या अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसी साल, आप जानते हैं कि इस साल के आखिर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, तो जो चुनाव होंगे उसमें फिर से सत्ता में लौट पाएगी बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने, ये सबसे बड़ा सवाल है, खासकर हरियाणा के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 3 चरणों में बीजेपी की हालत जिस तरह से खराब बताई जा रही है, उसके बाद बचे हुए 4 चरणों में बीजेपी क्या कुछ ऐसा कर पाएगी कि उसे इंडिया पर बढ़त मिले, या फिर इस बार बीजेपी को विपक्ष में बैठने का आदेश जनता से मिलने वाला है? क्योंकि तीसरे फेज की आज हुई वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, उसमें यही पता चल रहा है कि बीजेपी पिछले चरणों के नुकसान की कोई भरपाई अब इस फेज में भी नहीं कर पाई है। और इसीलिए कहीं बूथ पर मुस्लिमों को पहुंचने से रोका जा रहा है, तो कहीं विपक्षी दलों के समर्थक या कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी हो रही है। चुनाव आयोग ने तो अपने ऊपर ऐसा कवच चढ़ा लिया है कि उसे आचार संहिता के उल्लंघन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज वोटिंग के बाद मोदी पैदल सड़क पर निकल गए और लोगों से मुलाकात की, किसी से राखी बंधवाई तो किसी को ऑटोग्राफ दिया। या क्या ये आचार संहिता का पालन है या आचार संहिता का उल्लंघन है? ये आपको सोचना है दोस्तों। एक बूथ के बाहर तो श्री राम का कटआउट, भगवान श्री राम का कटआउट लगाया गया, और ये कटआउट गुजरात में लगाया गया। एक बूथ पे बीएलओ खुद बीजेपी के पेन से, बीजेपी का जो पेन है उस पर, ये देखिए कटआउट, कुछ फोटो विजुअल्स, ये देखिए, ये कटआउट लगाया गया भगवान श्री राम का। ये गुजरात का ये है, बूथ है जहाँ पे एक कटआउट लगाया गया। और ये देखिए पेन, ये शक्ति सिंह गोहिल हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, और ये पेन दिखा रहे हैं बीएलओ बूथ पे, ये भगवा पेन और इसमें कमल छाप बना हुआ, इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ आप देख रहे हैं। जरा और विजुअल लेके आना चाहता हूं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश, एक नहीं कई उत्तर प्रदेश से हैं जहां अल्पसंख्यकों को वोट देने से रोका जा रहा है या उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, आप भी वोट देने गए होंगे, लेकिन आपसे किसी ने नहीं पूछा होगा, किसी पुलिस वाले ने नहीं पूछा होगा कि अपना परिचय पत्र दिखाओ, क्योंकि पुलिस वाले को ये काम पुलिस वाले का नहीं है, ये काम जो अंदर बैठा रहता है उसका है। जब आप वोट देने जाते हैं वो मिलान करता है, पर्ची मिलान करता है, या पर्ची आप उससे लेते हैं और आप अंदर जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर बार बार, एक नहीं कई लोग बार बार पूछकर, लोगों को तंग करके, परेशान करके, किसी न किसी रूप से अल्पसंख्यकों को रोकने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आए। ऐसी ही कुछ तस्वीरें, कुछ बयान भी आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन इस बीच आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन है सुबह से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस स्क्रीन में ये जो लोक पर्व है, लोकसभा 2024 का ये लोक पर्व, ये
बहुत ही महत्वपूर्ण, और 2019 में क्या स्थिति थी इन 93 सीटों पर, अभी क्या स्थिति है, ये सब कुछ आप यहां देख रहे हैं। और तीसरे चरण में किन किन राज्यों में कितनी सीटें, उस पर कितना मतदान का प्रतिशत अभी तक शाम 5 बजे तक का कितना है, महामुकाबला राइट साइड में आप देख रहे होंगे वहां क्या कुछ है। लेकिन इस बीच आप देखिए जो बीच में विजुअल है, ये विजुअल ये कि हमने अभी तक वोट नहीं डाला, लेकिन हमको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है। ये सब कुछ अलग अलग तस्वीरें उत्तर प्रदेश से और बाकी जगहों से। जरा इस बाइट को भी ले आइए सामने, और उसके बाद फिर सीधे हमारे साथ कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, उन तक भी हम पहुंचेंगे। एक बाइट सुनाइए, ये क्या कह रही है महिला। दो बार में ले गया अंदर न जाए, अंदर को बाहर को भेजना, बोले पल्ले गेट से जाओ, पल्ले गेट से आओ तो ये आधार कार्ड नकली बता रहे हैं। हम सुबह से आए हैं, अभी आए हैं घर का काम निपटा के, तो हमें अंदर ही नहीं जाए दे रहे। सब वोट हमें डाल इतने हो सका, हमें नकली हुए हैं, अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, सारे प्रूफ हमारे पास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरें साफ सब कुछ बयां कर रही हैं, और इन सब पर संज्ञान लेना चाहिए, खासकर चुनाव आयोग को, जो कुछ देख सुन नहीं रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है जिन लोगों पर लोकतंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है दोस्तों, वो इससे बेपरवाह हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, कम से कम आकर टेलीविजन के सामने, कैमरे के सामने कह तो रही है कि देखिए मेरा हाथ देखिए, मैंने वोट नहीं दिया मुझे, और मेरे इस आधार कार्ड को भी कहा जा रहा है कि ये नकली है। तो जनता जागरूक है, और अपनी जागरूकता का नमूना उसने आज के चुनाव में भी दिखा दिया है, क्योंकि इस बार पिछली 2 बार से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत होगा ऐसा बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता के साथ से क्या तीसरे दौर में भी बाजी मार ली है इंडिया ने। क्या अब बीजेपी 3 चरणों के नुकसान की भरपाई कर पाएगी, या अब देर हो चुकी है। इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे, बहुत कुछ। और इन सब के बीच फंसा हुआ चुनाव, इस फंसे हुए चुनाव में क्या बीजेपी आगे निकलेगी या इंडिया गठबंधन आगे निकलेगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मतों का प्रतिशत, और अभी तक जो कुल जो 5 बजे तक का जो प्रतिशत है, जरा वो इनके टर्न आउट ऐप से आपको देख के बताना चाहता हूं, क्योंकि इसकी चर्चा भी खूब रही। और मैं भी टर्न आउट ऐप को, ये देखिए 3 फेज, तीसरा फेज 60.69% की वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक की। और इसके बाद असम में सबसे ज़्यादा 75%, बिहार में 56.41%, छत्तीसगढ़ में 66.94%, यानी लगभग 67%, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 65%, गोवा में 73%, गुजरात में 55%, 55.8%, यहाँ स्क्रीन पे भी है, मध्य प्रदेश में 62.51%, महाराष्ट्र में 53.90%, उत्तर प्रदेश में 56.51%, और वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में 73.93%। सबसे ज़्यादा पोलिंग जो है वो लेकिन असम में हुई है 75%, सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। लेकिन तीसरे चरण के बाद क्या कुछ बदला है, क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उन सबसे पहले परिचय करवाता हूं, क्या रुझान सामने आ रहे हैं। अभी देखिए 2 हमारे साथी मौजूद हैं, कुछ देर में और भी 3-4 साथी आप तक रहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं। आप दोनों का स्वागत है, इस्तकबाल है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, आपने आज वोटिंग भी की है, आपने खुद मतदान किया है, और उसके बाद बहुत लोगों से आप बातचीत भी कर रहे थे। देश की स्थिति, और उसमें भी पहले दूसरे फेज के बाद तीसरे चरण में किस दिशा में जाते हुए, क्योंकि आज कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, आज गुजरात का चुनाव खत्म हो गया, आज असम का चुनाव खत्म हो गया, आज छत्तीसगढ़ का चुनाव खत्म हो गया, ऐसे कई राज्यों के चुनाव आज खत्म हो गए हैं। और इन राज्यों के चुनाव एक तरफ खत्म हुए हैं, और दूसरी तरफ इससे पहले आप जानिए कि राजस्थान का चुनाव खत्म हो चुका है, उत्तराखंड का चुनाव खत्म हो चुका है, कई सारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनके चुनाव खत्म हो चुके हैं। इन राज्यों के दादरा नगर हवेली का चुनाव आज खत्म हो गया। तो ये सारे चुनाव, कई सारे चुनाव खत्म हुए, लेकिन महाराष्ट्र में अभी चुनाव बाकी है, अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में बाकी है, अभी चुनाव बिहार में बाकी है, अभी चुनाव उधर वेस्ट बंगाल में बाकी है, ये सब बाकी भी है। लेकिन 3 चरणों के बाद
जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान क्या कुछ कहते हैं, हम जरा उसी दिशा में अब बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या तीसरे चरण में बीजेपी ने जो पहली दफा पिछली बार 2019 में 71 सीटें अपने पास रखी थीं, उन 71 सीटों को रख पा रही है तीसरे चरण में, या इसमें और इजाफा कर रही है, या इसमें और लूज कर रही है? ये सारी बातें जरा आपके नजरिए से। जी राजीव जी, मध्य प्रदेश भी बाकी है, अभी कुछ सीटें मध्य प्रदेश की हैं अगले चरण के लिए, 13 तारीख को जहां मतदान होना है। कुल मिलाकर आज तक का आकलन करें, यानी तीसरे चरण के मतदान के बाद तक, तो जो संकेत पहले और दूसरे चरण में मिल रहे थे वैसे ही आज भी मिले हैं शाम तक। और खास तौर से ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या पिछली बार यानी 2019 में इन सीटों में बीजेपी ने चुनाव जीता था। तो अगर देखा जाए, अगर इस तीसरे चरण के मतदान के बाद वो फैसला यथावत नहीं रहता जो 2019 में रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका ये तीसरा चरण ही साबित होने वाला है। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में अनुपात ऐसा नहीं था जैसा इस चरण में है, 93 में से 70-71 खुद बीजेपी की, बाकी सहयोगी दलों की। अब अगर राज्यवार हम आकलन करेंगे तो समझ में आएगा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये सारे राज्य जिनमें आज मतदान हुआ है, उत्तर प्रदेश भी, वे सारी सीटें ज्यादातर वे थी जिनमें बीजेपी जीती थी, पर उनमें सबकी सब सीटों में बीजेपी जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। अगर ये ट्रेंड बना रहा तो अगले 4 चरण अभी बाकी हैं। आज की तारीख में ही लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए सरकार बनाना हर चरण के साथ मुश्किल होता जा रहा है। ये मुश्किल उन्हें खुद भी मालूम हो चुकी है, इसलिए अब नरेंद्र मोदी जी उस स्तर पर उतर आए जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि देश का प्रधानमंत्री ऐसा भी कह सकता है। आज धार मध्य प्रदेश में राजीव जी उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस क्रिकेट टीम का चयन भी धर्म के आधार पर करवाएगी। अकल्पनीय है ऐसी बात कि देश का निर्वाचित प्रधानमंत्री ऐसी कपोल कल्पना की बात कहे। इस देश में क्रिकेट टीम तो आजादी से पहले से बन रही थी और आजादी के बाद किसी ने सोचा ही नहीं। हिंदुस्तान की टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दूसरी बात उन्होंने उससे भी आगे कह दी है कि इससे अगर यही सब करना था तो 1947 में ही इस देश को मिटा देना चाहिए था। अर्थात देश का प्रधानमंत्री सारे विवेक, तथ्य, सच्चाई सबको छोड़कर ऐसी बातें करने लगे हैं कि जो उनकी हताशा को बताने वाली है। जी। अब अगर आप राज्यवार इसका आकलन करेंगे तो उत्तर प्रदेश को ही हम एक मॉडल मान लेते हैं। वहां जिस तरह पिछले 2 या 3 दिनों में राजपूतों और यादवों के बीच में खाई खोदने की कोशिश की गई, जिस तरह से अखिलेश यादव के कहने के बाद महाराणा प्रताप की मूर्ति, फिर मंदिर, वहां पर धुलाई की गई, जिस तरह से पवित्र किया गया उसे, वो ये सब बताता है कि अब धर्म के बाद जाति की खाई बांटकर किसी तरह से वोट बटोरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उसमें भी सफल होती नहीं दिख रही। उसका हर दांव उल्टा पड़ रहा है, हर दांव बूमरैंग कर रहा है राजीव जी। यादवों के खिलाफ जो कुछ उत्तर प्रदेश में किया उसका दुष्परिणाम बिहार और मध्य प्रदेश में उसको आज भी भुगतना पड़ा होगा। आज गुना की सीट पर मतदान था, वहां यादव बड़ी संख्या में है। पिछली बार भी एक यादव ने ही चुनाव हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, इस बार भी एक यादव सिंधिया के खिलाफ है कांग्रेस का प्रत्याशी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 3 चरणों के आधार पर आज हम इस डेडलाइन को मानकर चलें तो मुझे लग रहा है अगले 4 चरणों में बीजेपी की मुसीबत और बढ़ने वाली है। जी राजीव जी बिल्कुल, अगले 4 चरणों में बीजेपी की मुसीबत और बढ़ने वाली है। 3 चरणों के मतदान हो गए और इन 3 चरणों में कौन आगे कौन पीछे और कौन से रुझान सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहा है ये तीसरा चरण। 2 चरणों में जो रुझान सामने आए थे उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि इंडिया गठबंधन लीड लेते हुए, लेकिन तीसरा चरण क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आप अगर स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 93 सीटों पर जो नतीजे 2019 में आए थे उसमें बीजेपी को 71 सीटें आई थी, 71 सीट्स, और इन 71 में से
93 की बात कर रहा हूं, जबकि 94 की बात अगर करें तो एक सीट ऑलरेडी बीजेपी जीत चुकी है, वो है सूरत की सीट। जैसे भी जीते लेकिन उसको सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो एक सीट पर तो ऑलरेडी जीत घोषित करके बीजेपी के खाते में 1+ ऑलरेडी है। अब यहां से क्या बीजेपी इन 71 सीटों को अपने पास रखेगी, इन 71 सीटों में इजाफा होगा या 71 सीटों में से नुकसान होगा, ये एक दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रखना चाहते हैं हम। अगर आप देखें, गुजरात है, महाराष्ट्र है, देखिए बड़े बड़े राज्य गुजरात, कर्नाटक, इन दोनों राज्यों में आज चुनाव खत्म हो गए, लेकिन उसके अलावा कुछ राज्य और भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश है, आज छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो गए, आज 10 सीटों पर, इधर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 11 सीटों पे, ये सब कुछ कहां कितनी सीटों पे चुनाव हुए हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटों पे, ये सब आपके सामने है। गुजरात की 25, दादरा नगर हवेली की 2 सीटें हैं, दोनों मिलकर दमन-दीव और दोनों एक हो गए हैं, आप जानते हैं, 2 सीटें वहां पे है। और इन सब को लेकर के अगर देखा जाए, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए हैं, प्रशांत टंडन जी भी हैं। प्रशांत जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास, एक तरफ देखा जाए 71 सीटों में से देखिए 14 सीटें तो पिछली दफा वहां की कर्नाटक की बीजेपी के पास थी, क्या वो 14 सीटें आ रही हैं? फिर 26 सीटों में से 26 सीटें गुजरात की इनके पास थी, जो आज अभी हुआ है, उसमें से क्या इतनी आ रही हैं? आप देखिए इधर उत्तर प्रदेश में 10 में से जहां तक मुझे ध्यान है 8 सीटें पिछली दफा इनके पास थी, वो चेक करके मैं बताता हूं, और ऐसे बिहार में भी। तो इस ढंग से 71 सीटें, लेकिन अब आज के जो रुझान हैं, आज के जो आंकड़े हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी? और यहां से बीजेपी आगे बढ़ती है या बैकफुट पे और पीछे, यानी 4 कदम पीछे और वापस जा रही है? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्या कुछ खबरें हैं आपके पास, प्रशांत जी? राजीव जी, पिछले दिनों मैंने योगेंद्र यादव जी का इंटरव्यू किया था, चुनाव का विश्लेषण भी करते हैं, सेफोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो तमाम जगह घूमे हैं और घूमने के बाद जो उनका आकलन था कि चुनाव पलट चुका है। अब उनका आकलन क्या है मैं बताता हूँ कि पहले 2 फेज में एक बीजेपी के पास 111, एनडीए के पास 100 सीटें थी, जिनमें उनके हिसाब से पहले 2 फेजेस में 20 सीटों का नुकसान बीजेपी को हुआ। और अभी जिन 94 सीटों में आप 71 बता रहे हैं, इसको एनडीए भी अगर गिना जाए तो ये 80 के करीब आती हैं। इसमें भी बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, यानी 3 चरणों में 40 सीट का नुकसान बीजेपी का को कम से कम नुकसान होने का आकलन हो रहा है। मतलब इन 3 चरणों में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के नीचे है। मतलब ये जो 40 आप कह रहे हैं, वो पिछली दफा से 40 सीटें कम हैं। यहाँ पे ना उस पार, ना मतलब ना ही वहां तक पहुंच पाई है बीजेपी और ना ही उसके आगे बढ़ पाई है। 40 सीटों का नुकसान ऑलरेडी है। 303 में 40 घटा दें आप, तो वो बहुमत के आंकड़े के नीचे जाता हुआ फिगर है वो जी। और यहां से तीसरे फेज में ही बीजेपी आकलनों के हिसाब से बहुमत से नीचे आ चुकी है। अब जहां चुनाव बचा है वहां करेक्शन अब नहीं होगा, क्योंकि अब कांटे की टक्कर है। अब बीजेपी के पास, क्योंकि जो मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, अब चुनाव धीमे धीमे नीचे की तरफ जाएगा। जहां बीजेपी को टक्कर मिलती उत्तर प्रदेश में की बात कर रहा हूँ, गुजरात खत्म हो चुका है, राजस्थान खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ खत्म हो चुका है, जहां पे बीजेपी ने बड़ी सीटें हासिल की थी, मध्य प्रदेश भी काफी कुछ हो निपट चुका है। तो अब यहां से बीजेपी को करेक्शन की उम्मीद कम है, क्योंकि तो इसलिए देखिए मुश्किल चुनाव यहां से हो जाएगा। तीसरे चरण, चौथे चरण के आते आते अब जो कैंपेन शुरू होगा, आप देखिएगा उसकी धमक आपको सुनाई पड़ेगी। अब कुछ नई आवाजें, नए मुद्दे दिखाई देंगे। तीसरे चरण के चुनाव में 2 नए मुद्दे आए बीजेपी के खिलाफ। एक रेवन्ना का यौन शोषण कांड, प्रज्वल रेवन्ना का यौन शोषण कांड। कर्नाटका की 14 सीटें थी आज जिनमें चुनाव हुए, कर्नाटका खत्म हो चुका, आज का कर्नाटका का चुनाव आज खत्म हो गया। 14 सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, अब 14 की 14 सीटों में बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए।
कितनी वो रिटेन कर पाते हैं, 4, 5, 6 देखना होगा 4 तारीख को। लेकिन रेवन्ना कांड ने पूरा आप 4, 5, 6 बीजेपी जो का- कह रहे हैं ये भी बड़ा वो है, चौंकाने वाला आंकड़ा है। 10 सीटें, अगर 4 कम, मतलब 4 सीटें आ रही हैं बीजेपी को 14 में से, तो 10 सीटें कम। और पहले वाले फेज में भी सीटें 14 सीटें वहां पर भी थी, वहां पर भी शायद सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी सीटें कम हो रही हैं। तो कर्नाटक में एक बड़ा लॉस है, ये दिखाई दे रहा है। ये तो देखिए राजीव जी, 10-11 सीटें का बीजेपी का एक सर्वे ने बताया था, जो क्रेडिबल सर्वे आए हैं उसने बताया, वो प्रज्वल रेवन्ना कांड के पहले के हैं सर्वे। अब क्या स्थिति तो और खराब है। तो कर्नाटका पूरा खत्म हो गया है अब, तो कर्नाटका से इनको कोई अब राहत नहीं मिल रही बल्कि नुकसान हो रहा है। तो जो नया मुद्दे आए, प्रज्वल रेवन्ना नया मुद्दा आया, उसके बाद वैक्सीन एक नया मुद्दा आया। वैक्सीन के मुद्दे ने पूरा का पूरा जो कोरोना का तकलीफ थी, दर्द था, वो सब उजागर कर दिया वापस। और उसमें वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो हटने के बाद वो मुद्दा बड़ा बन गया। चौथे चरण के लिए मुद्दा ऑलरेडी गिफ्ट कर दिया है बीजेपी के नेताओं ने, दिया कुमारी ने खासकर जी। 2 बीजेपी के नेताओं ने संविधान की बात फिर कर दी है। तो संविधान के मुद्दे को और हवा जो है वो दे दी है। तो चौथा चरण जो है वो अब यहाँ से बीजेपी का रास्ता जो है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि चढ़ाई, अब चढ़ाई शुरू हुई है यहाँ से। और उस चढ़ाई में जो है वो सीटें घटती नजर आएंगी। तो बड़ा बीजेपी के लिए मुश्किल है। और मोदी साहब इन 10 दिन के गैप के बाद चुनाव हुआ, कोई नया मुद्दा, कोई नया नारा, कोई नया नैरेटिव, कोई नया विमर्श नहीं क्रिएट कर पाए। ये उनकी बड़ी विफलता है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहला फेज बीता, उसके बाद नरेंद्र मोदी कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, वो पिच बदलते हैं। उसके बाद दूसरे फेज पे आते हैं, दूसरे फेज पे भी नरेंद्र मोदी वहां भी पिछड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ और पिच बदलते हैं, कुछ और मुद्दों को लेके आते हैं। और उसके बाद अब तीसरा फेज आज बीत चुका है। 7 बजे तक तीसरे फेज का मतदान, हालांकि अभी भी लाइनें जहां लगी हुई हैं वहां मतदान की प्रक्रिया समाप्त जब तक ना हो जाए तब तक लोग लाइनों में रहेंगे और पूरा का पूरा वहां पर पूरी वोटिंग होगी। और पहले और दूसरे चरण से अभी जो तीसरा चरण है थोड़ा उत्साहपूर्वक दिखाई देता है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में वो उत्साह दिखाई नहीं देता, क्योंकि इन 3 राज्यों में, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में पोलिंग कम हुई है। ये किस दिशा में जा रहा है ये भी समझेंगे। हमारे साथ हमारे एक और साथी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है। और सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर रविकांत जी, क्या कारण है कि ये उत्तर प्रदेश में पोलिंग परसेंट जो है वो कम रह रहा है? महाराष्ट्र में भी कम है, बिहार में भी कम है, खासकर इन 3 राज्यों का बता रहा हूं। और आपके पास क्या रुझान है, आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? पहला और दूसरा, उसी हिसाब से ये तीसरा फेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि साफ साफ है कि 3 चरणों में 40 सीटों का नुकसान यहां पर बीजेपी को, लगभग 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिसमें 71 सीटें थी इसी फेज में, 71 अपने आप में बहुत होता है, 71 सीटें थी, 71 सीट्स, और 1 सीट जीती हुई है, उसको मिला के 72 सीट कह लीजिए। लेकिन अब वो 72 सीटों में से 20 सीट ऑलरेडी लूज कर चुकी है मिनिमम। राजीव जी, ये मोदी जी के 10 साल के बाद का चुनाव है और इसलिए 2019 के चुनाव से कंपेयर करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, मोदी जी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। क्योंकि इन 10 सालों में जो देश ने देखा और भोगा उसके कई प्रमाण अब लोगों के जेहन तक पहुंच गए। मोदी जी ने कैसे मौत के मुंह में लोगों को धकेल दिया, वो भी शील्ड के जरिए। लोग हताश हैं, निराश हैं उससे और बेहद नाराज भी। प्लस नरेंद्र मोदी ने जो रोजगार के वादे किए थे, जो भ्रष्टाचार मिटाने के वादे किए थे, वो सारे मुद्दे हवाई साबित हो गए। और इस देश के लोग 5 साल थोड़ा कम होता है उनके लिए, इसलिए एक मौका और देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये 10 साल के बाद का चुनाव है
और अब लोग अपने पूरे उन मुद्दों के आधार पर, उन वादों के आधार पर नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हैं। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी इस समय बेहद घबराए हुए। पहले ही चरण से जिस तरह से उन्होंने मुद्दों को पकड़ा है, राम मंदिर लेकर के आए, 400 पार में वो संविधान बदलने को लेकर के आए, और वहां से होते हुए जब पहला चरण निकल गया और उनको लगा कि बीजेपी की हालत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने थोड़ा सा टोन अपना बदला, हिंदू मुस्लिम पर आए, और दूसरे चरण के बाद तो उन्होंने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद 2002-03 के बाद इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल नहीं की थी, जो फिर से उन्होंने शुरू कर दी। मंगल सूत्र पर आ गए थे। मतलब इतनी भय की राजनीति, वो भी आजादी के इतने साल के बाद, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, उसके बाद मोदी जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, उसमें दो ही संकेत मिलते हैं कि या तो मोदी जी बेहद हताश हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। कभी तो वो बोलते हैं कि मुसलमानों को ये ध्यान रखना है कि किसको चुनना है, तो 3 घंटे के बाद वो बोलते हैं कि मुसलमान वोट जिहाद कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि मुसलमान क्रिकेट टीम में आ जाएंगे। तो ये उनको नहीं समझ में आ रहा। जैसे बुढ़ापे में नहीं आदमी बड़बड़ करने लगता है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। तो या तो ये उम्र का तकाजा है, चुनावी हार का जो दिख रही है उनको, उसकी निराशा है, या फिर अगर मैं ये मान लूं कि मोदी जी नहीं, बेहद समझदारी से बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस देश के लोगों को नितांत मूर्ख समझ लिया है। क्योंकि लोगों को कोई तमीज ही नहीं है कि उनके मुद्दे क्या होंगे, उन्हें अपना हित नहीं मालूम है, और देश के लोगों को केवल डराने की कोशिश वो कर रहे हैं कि वो भेड़िया आ जाएगा, वो खा जाएगा। ये कहां राहुल गांधी ने बात की कि हम धार्मिक आधार पर आरक्षण देंगे? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या ऐसा है जिसपे मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ती है? ये जो बेसिर पैर की बातें हैं, पूरा वो दिखाता है कि नरेंद्र मोदी इस समय बेहद हताश है, और उसी हताशा की उपज है उनके ये तमाम बयान। जो आपका मूल सवाल था कि इन 3 चरण के बाद अब क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में खास करके, राजीव जी, मैंने आपको पहले भी कहा कि पहले ही चरण से तय हो गया था कि पब्लिक का मूड क्या है और चुनाव किस मोड की तरफ जा रहा है, क्या मोड क्या है उसका। दूसरे चरण ने और उसे प्रतिष्ठित कर दिया और मजबूत बना दिया, और उसके बाद फिर चुनाव बदलता नहीं है। कोशिश मोदी जी बहुत कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, लेकिन आज भी जिस तरह की वोटिंग हुई है वो इस बात का प्रमाण है कि पहले चरण में जो शुरुआत हुई थी, जो टोन बनी है, वही आगे जारी है। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में बुरी हालत में है। इतनी मैंने भी नहीं सोची थी। शुरू में मुझे भी लग रहा था कि यहां 50-50 का मुकाबला है, बीजेपी 40 से लेकर के 50 सीटों तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब हालत यह है कि 40 सीटों के नीचे है वो। बाकी और किसी राज्य में उसे कोई उम्मीद है नहीं। यही वजह है कि वो पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करवा रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं, तमाम लोगों के टिकट काटे गए हैं। अब इस पर तो वो काम कर ही रहे हैं। जब आप वोट जिहाद कहते हैं तो किसको इशारा होता है? पूरे उस प्रशासनिक मशीनरी को कि साहब अगर आप मुस्लिम देखें तो उसके साथ क्या करें। लेकिन केवल मुस्लिम नहीं, इस देश का किसान, नौजवान जो 10 साल से नौकरी की बाट जो रहा है, आप जरा सोचिए। मुझे लगता है कि मैं अगर उस नौजवान के जगह पर होता तो मैं क्या सोचता। मैंने भी अपनी पढ़ाई और नौकरी के बीच में जो समय गुजारा, जो तड़प मेरे भीतर थी, जो बेचैनी थी, वो 10 साल से जो नौजवान भोग रहा है। कई नौजवानों ने आत्महत्या की है, लेकिन मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के साथ आपने क्या किया पूरी दुनिया ने देखा, छोड़ दीजिए भारत का। दलितों के साथ आप क्या करना चाहते हैं, पिछड़ों के साथ आप क्या कर रहे हैं। जाति जनगणना से इतना डर है कि साहब सेंसस ही भूल गए। दलितों के साथ रोज हो रहा है,
कहीं मूंछ काटी जा रही है, कहीं पेशाब पिलाई जा रही है, कहीं मुंह पे पेशाब हो रहा है, और मोदी जी हैं कि केवल मंदिर में जाकर के दर्शन कर रहे हैं। और संविधान को लेकर के जो बातें हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की पराजय के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। ये बात मैंने पहले भी कही थी और आज भी उस पर कायम हूं। दो बातें आप कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। एक ये कि मुस्लिम को लेके, इस समुदाय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी बात करते हैं, फिर दूसरे ही पल अपनी ही बातों को काटते हुए नजर आते हैं। और आज भी जब वो बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये लोग, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि आपके आरक्षण को छीनकर हम मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे और हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। यहाँ आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को अपने ऊपर लागू होते हुए, साबित करते हुए करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे भी आप जब एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, हर जगह आपकी राजनीति की शुरुआत मुसलमान एंटी मुस्लिम से होती है, तो आप कैसे यहाँ पर अपने आप को उनके हितैषी बताते हुए दिखाई देंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आप जो कह रहे थे कि अभी तक आपको लगता था कि उत्तर प्रदेश में 40-50 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी, लेकिन ये तीसरा फेज होने के बाद आप कह रहे हैं कि मुझे तो अब 40 पे भी शक है, शंका है। जरा ये कैसे है, जरा 1 मिनट के लिए बता दीजिए, उसके बाद फिर आना चाहता हूं। गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत बड़ा दिन, इंपॉर्टेंट डे है, और आपके विचार सुनने के लिए हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, तो आप तक भी आता हूं। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, ये कैसे आपको लग रहा है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में अब 40 यानी 50% भी टच करना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है आफ्टर थर्ड फेज? देखिए राजीव जी, पहले और दूसरे फेज में जो 16 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें से जो रुझान है वो 10 से 11 सीट पर इंडिया अलायंस को आगे दिखा रहे हैं। अब ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है, मैंने जो फीडबैक लिया है, वो 10 से 11 सीटों पर। और ये जो तीसरा फेज हुआ है, उसमें केवल 3 सीटों पर बीजेपी की स्थिति बेहतर दिखाई पड़ रही। बाकी हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हुए दिख रही है। और यही वजह है कि अमित शाह रातों रात ऑपरेशन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश। जौनपुर में जो हुआ वो हम लोगों ने देखा, बस्ती में जो हुआ। अब जिस तरह से वो मायावती पर दबाव डाल करके टिकट चेंज करवा रहे हैं, ये दिखाता है कि वो इतने हताश हैं कि अब उनको कहीं से भी सीट चाहिए। और एक एक सीट पर लगातार एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन जब जनता मन बना लेती है, जो दलित और पिछड़ा, ये जो तीसरा फेज था, ये तो ओबीसी लैंड है, एक तरह की यादव लैंड भी कुछ लोग कहते हैं। और यहां पे यादवों की इतनी बड़ी तादाद है कि बीजेपी के लिए यहां चुनाव लड़ पाना बेहद कठिन है। और इस बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो सोशल इंजीनियरिंग की है, वो बहुत अच्छी है, जिसकी कई साल से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी ये करने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई है। इस बार वो अखिलेश यादव ने किया है। तो कास्ट कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव का और लोगों का जो मन है वो नरेंद्र मोदी को हराने का। आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में मोदी से लोगों को गुस्सा है, थोड़ा योगी के पक्ष में लोग हैं। लेकिन ये इलेक्शन चूंकि लोकसभा का है, तो वो गुस्सा तब्दील होते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि अब 40 के नीचे भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है। अगले जो और चरण होने हैं, उसमें तो और भी स्थिति खराब है, क्योंकि अभी पूर्वांचल है, थोड़ा सा अवध की बेल्ट में हो सकता है कि बीजेपी संभले। इसके बाद चूंकि 3 फेज तक स्थिति डामाडोल है, तो आगे भी यही स्थिति मुझे लगता है कंटिन्यू करेगी। पहले ही भंवर में फंस गए तो आगे क्या होगा? इधर ही अपनी नैया को संभाल लें, फिर आगे बच पाएं तो आगे किसी तरह भाग करके उस पार चले जाएंगे। और अब तो वहाँ राहुल गांधी पहुँच चुके हैं और कांग्रेस का पूरा जो, यानी बात कर रहा हूँ रायबरेली की, और रायबरेली अमेठी सीट पर अब प्रियंका गांधी कल पहुँच गई हैं और लगातार उन्होंने कह दिया है कि 18 तारीख को शाम 5 बजे तक वहीं रहेंगी वो, और लगातार तो उसका असर भी पूर्वांचल का जो आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ तक भी पड़ेगा। मुकेश जी के पास एक छोटे से कमेंट जल्दी से आता हूँ, फिर श्रवण गर्ग साहब के पास आऊँगा। मुकेश जी, इन 3 फेजेस के बाद आपका क्या विश्लेषण है? आपको क्या लगता है, उधर कर्नाटक, गुजरात होते हुए अब आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश आते हैं, बिहार आते हैं, बंगाल जाते हैं, तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है?
आवाज नहीं आ रही है मुकेश जी की। जी अब आ रही है, आ रही है। हाँ जी मैंने कहा राजीव, मुझे पहले और दूसरे दौर में जिस तरह के इंडिकेशंस दिखे थे वही इंडिकेशंस अब और स्ट्रांग और मजबूत होकर दिख रहे हैं। यानी ये बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है और ये उनका सेल्फ कन्फेशन है। सेल्फ कन्फेशन के दो बहुत बड़े आधार हैं। पहला, प्रधानमंत्री की बिल्कुल गलीज भाषा, यानी ये शब्द मेरे ख्याल में बेहद मुफीद होगा उनकी भाषा के स्तर के लिए। और दूसरी बात, ये आयोग चुनाव पूरी तरह से बेईमान हो जाना, ये बेहद दुखद। और ये दोनों बातें ये बता रही हैं कि सारी की सारी मैन्यूवरिंग करने की जरूरत, जायज और नाजायज हर तरह की मैन्यूवरिंग करने की जरूरत बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि उसको जो जमीन से फीडबैक मिल रहा है उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है। जनता को, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर रविकांत ने ये बात कही, निश्चित रूप नरेंद्र मोदी की राजनीति का जो तौर तरीका रहा है सालों में, वो जनता को बेवकूफ समझने का रहा है। और अब जनता जो अपना रवैया दिखाया है, जो इनर करंट हम लोगों को दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि जनता की आंखें खुल गई हैं। अब उसे लग रहा है कि उसे कभी मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, तरह के जुमलेबाजी और लफाजी के नाम पे, उसके नाम पे उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ब्रांड मोदी सड़ गया, खत्म, देखते ही देखते। और अभी आप देखिएगा इस चुनाव का जब आएगा 4 तारीख के बाद हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो इस बात को लेके बेहद कन्विंस होंगे कि ब्रांड मोदी तो खत्म ही हो गया। 10 साल की सत्ता और उसका ये आलम, ये हाल, इतनी उनकी जो है वो स्पीचेस हैं, कहते शर्म आती है। कई बार आपने दिखाया है अपने शो में उन चीजों को। ये हिंदू तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सुबह से शाम मुसलमान कर रहे हो, ये कहां है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कोई दिन ऐसा नहीं है जब प्रधानमंत्री 10 अपने भाषणों में कम से कम बोलते हो। तो तुम्हारी मजबूरी क्या है? लाचारी क्या है तुम्हारी? ये लाचारी सिर्फ और सिर्फ, और यही नहीं, आप देखिए जो जिनको गुजरात में भी बहुत नुकसान होगा, मध्य प्रदेश में भी बहुत नुकसान होगा, जो कुछ इन्होंने सूरत में किया है, इंदौर खजुराहो में किया है, ये एक तरीके से सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। और दुर्भाग्य है इस देश का कि चुनाव आयोग तो पता नहीं कौन से नशे में सो रहा है, लेकिन उसके अलावा संविधान का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट, और संविधान की इस तरीके से है और खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के पास हमेशा ये पावर होती है कि सो मोटे एक्शन ले सकता है, रात को 2 बजे है, लेकिन वो सब कुछ खामोश है। क्यों भाई? ऐसी दहशत। तो इसीलिए आप याद करें राजीव, मैंने शुरुआत में कहा था कि ये चुनाव इस देश की जनता अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेगी, और वो बात अब साफ साफ दिख रही है कि ये चुनाव सत्ता वर्सेस जनता का हो रहा है। अपोजिशन की तो आपने टांग हाथ काट करके उसे वैसे ही अपाहिज बना दिया है, उसका तो आपने वैसे ही बुरा हाल कर दिया है। तो अब जनता लड़ रही है, इसीलिए इनका ये बुरा हाल है। इसीलिए हम लोगों को विजिबल, स्ट्रॉन्ग, कहीं कोई जादू नहीं दिख रहा, कहीं कोई करंट नहीं मोदी का। क्यों भाई? ये तो बहुत बड़े जादूगर थे, इनके नाम से ही लोग जीत जाया करते थे। और आज स्थिति यह है कि इनके नाम की हमें इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं कि बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री कार्यक्रम नहीं चाहिए, या तो हम हार जाएंगे और या हमारा विक्ट्री मार्जिन कम हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री अचानक बीते 2-3 महीनों में इतने ज्यादा लोकप्रिय क्यों हो गए? अगर हम लोग उस बात की एनालिसिस करें तो हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि वो है प्रधानमंत्री की भाषा, प्रधानमंत्री का बिगड़ा हुआ फोकस। प्रधानमंत्री ये सोचते हैं वो का चरित्र हनन करके अपने चरित्र को स्ट्रांग दिखा लेंगे। किसी है हो गया जितना होना था, काट के हांडी चढ़ ली पहले, अब की नहीं दिख रही, कहीं नहीं दिख रही। जी राजीव जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे थे। 2 बातें, एक ये कि पीएम का कार्यक्रम, पीएम को हमारे यहाँ आकर
सभाएं करनी चाहिए। और ये कई नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि भले हार जाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री ना आए, और उसका मुख्य कारण उनकी भाषा है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात, हालांकि चौंकाने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। हम लोग भी भाषण सुन रहे हैं और भाषणों में जिस ढंग के वो बयानबाजी कर रहे हैं, जैसी बातें वो कर रहे हैं, और साफ साफ जैसे शुरुआत में आपने कहा अभी कि देश की जनता को शायद उन्होंने मूर्ख समझना शुरू कर दिया है, या सोचते हैं कि जनता मूर्ख है, जो मैं कहूँगा वही जनता सुनेगी, मानेगी। लेकिन जनता जो है वो चौकीदार भी है। आना चाहता हूं सीधा श्रवण गर्ग साहब आपके पास, आपसे जरा समझूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के दौर को देखिए, जैसे जैसे चुनाव का यानी मतदान के दौर आगे बढ़ते गए, पहला फेज, दूसरा फेज, आज तीसरा फेज समाप्त, वैसे वैसे मोदी जी का जो भाषण है उसके स्तर को आप किस हिसाब से देखते हैं? और क्या यहां पर जो तीसरा फेज है, अगर इसमें ये आपका नजरिया भी समझूंगा कि तीसरे फेज में क्या कुछ रहा है, लेकिन अगर ये उसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है तीसरा फेज भी, जिस दौर में पहला और दूसरा फेज हुआ था, यानी बीजेपी वहां पर थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आई थी, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? और तीसरा फेज जहां 71 सीटें, 71 सीट्स आउट ऑफ 93 सीट्स अगर बीजेपी के पास थी, तो यहां पर पिछड़ने का मतलब क्या हम ये माने कि अब चुनाव की जो चार चरण, 4 फेजेज और हैं चुनाव के, उसमें भी पिछड़ती हुई बीजेपी दिखाई देगी? कैसे देखा जाए? क्या कुछ आपका विश्लेषण है इस पे? राजीव जी, मेरा ये मानना है कि जो मैंने पहले भी कहा था, फ्राइडे को भी कहा था, सैटरडे को कहा था आपको जी, तीसरे चरण में बीजेपी के लिए चुनाव खत्म हो जाएगा, और वो चुनाव खत्म हो गया है। ये 93 सीट्स में से इनको 81 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में एनडीए को जी। आपने 71 बताई हैं बीजेपी की, मैं एनडीए की बता रहा हूं 81 सीटें। आपके सवाल 3-4 हैं, मैं 3-4 का जवाब देता हूं। मैं अपनी बात थोड़ी सी फ्राइडे को, पिछली जो सेशन था शनिवार का, उससे शुरू करूं जी। मैंने आपको एक चीज कही थी कि मैंने कहा था कि फ्राइडे को शेयर किया है 700 पॉइंट। फिर आपने मुझे करेक्ट किया था कि शनिवार को तो मार्केट बंद रहता है। शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिनों को मिला के निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिला के टोटल क्रैश जो हुआ है 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप गायब हुआ है। वैसे जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब जो सारे स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें आप कह सकते हैं कि भाई 10 लाख करोड़ तो कुछ नहीं होता है, हजारों करोड़, हजारों लाखों करोड़ का पूरा। चुनाव के टाइम में 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप गायब होना, ये बहुत बड़ा मानी रखता है, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये कोशिश करती है कि चुनाव के समय स्टॉक मार्केट को गेन करना चाहिए, और ये तमाम कोशिशों के बावजूद क्रैश हुआ है। मतलब सरकार ने पूरी कोशिश की होगी कि ये चीज नहीं हो, पर वो रोक नहीं पाई। ये बड़ा इंडिकेशन है राजीव जी कि इस बार में इसके जो सपोर्टर्स हैं उनका यकीन खत्म हो गया है। देखिए, 2 तरह के सपोर्टर कार के, 3 तरह के हैं। एक तो सपोर्टर जनता है, दूसरा सपोर्टर ये मानते रहे महिलाएं हैं, और तीसरा सपोर्टर मार्केट है। जनता पूरी तरह खिलाफ खड़ी हुई है, जो तीनों में आप देख रहे हैं। और ये कोई स्टेट के हिसाब से नहीं है कि कोई राज्य, पर्टिकुलर राज्य में ये चीज हो, ये अक्रॉस है। मतलब पूरे जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां, और खासकर बीजेपी के राज्यों में आप पाएंगे कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है।
ये जब मैं कहता हूं तो फर्स्ट और सेकंड फेज में आप देखें तो राजस्थान खास है, जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं मध्य को और छत्तीसगढ़ को उतना नहीं मान रहा हूं, राजस्थान को बड़ा मान रहा हूं, उत्तराखंड को बड़ा मान रहा हूं फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज और थर्ड फेज में, सेकंड फेज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया इन्होंने, रविकांत जी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। थर्ड फेज में जो सीटें हैं, 10 सीटें हैं, कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 10 तीन सीटें तो परिवार की है, शिवपाल जी के बेटे की है, रामगोपाल जी के बेटे की है और डिम्पल की है, फिरोजाबाद और बदायूं और मैनपुरी से जी। संभल में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। आज काफी बड़ी वहां तनातनी का, टेंशन का माहौल रहा संभल में। ये जो मैंने आपको बात बताई, ये आप कह रहे हैं कि तीसरे बाद कैसा लग रहा है। आप चौथे फेज के बाद भी ऐसे ही पूछेंगे, पांचवें के बाद भी ऐसे ही पूछेंगे जी। अब ये फेज का मामला खत्म हो गया राजीव जी। तो ये मानना चाहिए कि बीजेपी को 200 के ऊपर मिलती हैं सीटें कि 200 के नीचे मिलती हैं, क्योंकि बहुमत का जो बीजेपी का मामला था वो खत्म हो चुका है। अब ये मामला, हम जिस चीज को लेकर बात कर रहे थे कि बहुमत मिलेगा 300, अभी भी पीएम तो आज भी उन्होंने यही कहा ना कि उनको 400 क्यों चाहिए। वो जो कह रहे हैं इंटरव्यू में कि 400 और 370 क्यों चाहिए। तो जो मुद्दा है वो ये कि ये चुनाव बेसिकली खत्म हो गया है, बीजेपी के लिए भी खत्म हो गया है, और देश की रुचि भी आप पाएंगे कि कल से या परसों से पूरा का पूरा नैरेटिव बदल जाएगा इस चुनाव को लेकर। अब देखिए, आप जो तीसरे फेज की जो आपने बात की, तीसरे फेज के दो बड़े एलिमेंट हैं। 26 सीटें गुजरात की है और 14 सीटें कर्नाटक की है, और महाराष्ट्र की 11 सीटें हैं, और यूपी की जो आपने अभी बात की थी 10 सीटें 10 सीटें हैं। तो पिछली बार 8 सीटें थी बीजेपी के पास 10 में से यूपी में जी, और महाराष्ट्र में 9 सीटें एनडीए के पास थी, और कर्नाटक में तो आपको पता ही है लगभग सभी थी, 1 या 2 सीटों को छोड़ के। नहीं, पूरी थी 14 की 14 जो इस बार अभी हो रही हैं। नहीं, इस बार तो है, मैं तो कह रहा हूँ 28 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी। तो 28 में से 1 केवल कांग्रेस को थी और शायद 2 जेडीएस को थी जो इनके साथ है। इस बार 14 की 14 ये है। अब देखिए क्या हो गया पूरा का पूरा फैक्टर, कि ये जो इलाका है पूरा का पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है, जहां चुनाव हुआ है पूरा का पूरा, और उसमें जो इलाके हैं वो ऐसे हैं जहां सदर्न बेल्ट में पहले हो चुका है पिछले फेज में, इसमें बेंगलुरु सिटी भी शामिल है। इसमें इनके सारे बड़े लोग फंसे हुए हैं, और ये सारी की सारी सीटें इनके हारने की बन रही हैं। जहां मतलब कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पिछले मुख्यमंत्री बम्बई खड़े हुए हैं, फिर जगदीश शेट्टार जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे फिर बीजेपी में चले गए, वो बेलगाम से खड़े हुए हैं। प्रहलाद जोशी जो मिनिस्टर हैं वो खड़े हुए हैं धारवाड़ से। फिर गुलबर्गा से खड़गे साहब के सन इन लॉ खड़े हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है इस समय 14 सीटों का, ये बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो गया है। इसी बीच फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में जो ये हुआ इनका रेवन्ना का कांड, तब जो उज्ज्वला की जगह प्रज्वला हो गया है जी बीजेपी के लिए, तो उसने पूरे के पूरे घरों के चूल्हों को जला दिया है।
मतलब चाहे उज्ज्वला नहीं पहुंचे, प्रज्वला पहुंच गया है और घरों में आग लगी हुई है वहां को हराने के लिए। गुजरात में कम से कम 10 सीटों पर तगड़ा मुकाबला है, जिसमें राजकोट भी है और तमाम जो राजकोट का तो आपको पता ही है, जहां पुरुषोत्तम रूपाला जी फेस कर रहे हैं पूरा का पूरा जो मिनिस्टर हैं, फिशरीज के मिनिस्टर हैं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, बनासकाठा है, साबरकाठा है, आणंद है, वलसाड है, भरूच है, पोरबंदर है, नवसारी है, ये तमाम जो 8-10 सीटें हैं, और गांधीनगर जो सीट है इनके हमारे अमित शाह साहब की, जहां 16 लोगों को बिठाया गया। आप कल्पना कीजिए कि अगर 26 में से 10 सीटें, 12 सीटें गुजरात में तनाव में पूरी की पूरी, और जहां इन्होंने पूरी जीती हो, वहां क्या स्थिति होना चाहिए। तो ये जो 26 और 14, 40 सीटें हैं, मैं बाकी मध्य प्रदेश में भी राजगढ़ की जो सीट है, खास करके जहां दिग्विजय से हुए हैं, छत्तीसगढ़ में उनकी जो महंत जी की वाइफ की सीट है, मैं आपको कई सीटें गिना, तो मैं सीटों में नहीं जा रहा हूं, मैं एक लहर में जा रहा हूं कि बीजेपी के राज्यों में इस समय स्थिति खराब है। जो कि बीजेपी के राज्य गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम जो राज्य हैं, और फर्स्ट फेज में जो थे उत्तर प्रदेश में भी बुरी हालत है। उत्तर प्रदेश के बारे में चूंकि रविकांत जी ने कहा है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ स्थिति काफी खराब है। मतलब इस बार आंकड़ा बदल सकता है। आपको अब ये 7 फेज तक यही मिलने वाला है, क्योंकि अब जो राज्य बचे हैं, बड़े राज्य जो बचे हैं, 288 के करीब सीटें हो गई हैं ऑलरेडी, 289 के करीब हो गई हैं, मतलब आधी से ज्यादा हो चुकी हैं 3 फेज में। अब जो सीटें बची हैं वो मेजर सीटें बची हैं बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड और पंजाब में, और दिल्ली में, जो मेजर एरिया मानते हैं। हरियाणा अब मैं, हाँ हरियाणा, आपने आज हरियाणा में जो डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा सरकार ही पूरी की पूरी लगभग उलट गई है। तो इसलिए अब जो स्थिति है वो तो बीजेपी के हाथ में वैसे भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो इसलिए ये इलेक्शन तो राजीव जी पूरा का पूरा उसका निर्णय तो हो चुका है, मतलब जो ईमानदारी का निर्णय है, गणित का निर्णय तो हो चुका है। अब जो अंग्रेजी में शब्द है हेलुसिनेशन, मति भ्रम, कि रात को आदमी कांग्रेस में सोता है, सुबह जागता है तो बीजेपी में जागता है, तो वो जो स्थिति हो गई है कि वो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो प्रधानमंत्री जी एक जगह भाषण में मुसलमान खिलाफ बोलते हैं और एक जगह किसी अखबार के साथ इंटरव्यू में कहते हैं कि मुसलमान तो हमारे मतलब बंधु हैं। तो ये जो अब जो स्थिति है वो उसका जो अब जो स्थिति है वो संकट जो है ओरिजिनली वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी संकट हो गया है। मतलब ये जो चुनाव है, अब ये चुनाव का जो रिश्ता है वो देश से खत्म हो गया है, क्योंकि इस चुनाव के अब तक के जो फेजेस हैं उसमें एनडीए के अलाइंस को भी समझ में आ गया है, जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी गए उनको भी समझ में आ गया है, बीजेपी के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और अब उनके पास जीतने को कुछ नहीं है। जैसे बंगाल का मैं उदाहरण दूं, ये जो राजभवन की घटना हुई उसने पूरा का पूरा मामला आपने देखा कि किस तरह से उलट दिया है।
और जो संदेश खाली को लेकर जो वीडियो सामने आया कि वहां कुछ नहीं था और उसको बनाया गया, पूरे के पूरे मामले में महाराष्ट्र में पूरे के पूरे जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में कहिए या बॉम्बे में कहिए या और जगह कहिए, बहुत स्थिति खराब है। मतलब जो अगर आप बारामती को बैरोमीटर मान, जहां अजित पवार की वाइफ और शरद पवार की बेटी के बीच में मुकाबला है, तो वो बहुत चीजों को तय कर देगा महाराष्ट्र के आगे आने वाली पॉलिटिक्स में। तो बीजेपी का मामला बचा नहीं। राजीव जी, जो आप कह रहे हैं ना कि आप इस फेस को देखकर क्या लगता है, अब किसी भी फेस को कुछ लगेगा नहीं। अब तो हमको देखना चाहिए कि मोदी जी का अगला कदम क्या होता है। मतलब वो राष्ट्र के नाम संदेश में कोई बड़ी घोषणा तो नहीं करने वाले, या कोई रविकांत जी हंस रहे हैं मतलब मेरी बात पर। तो वो संभव है इसलिए क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, चौंका सकते हैं। चुनाव जो है बीजेपी के हाथ से खसक गया राजीव जी, इसलिए अब वो इश्यूज अलग हो गए हैं। जो मेरा मानना है, जो मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, बीजेपी के पास अब कुछ करने को या गेन करने को बचा नहीं है। सारी जगह पूरे देश में स्थिति इनकी खराब है। जी बिल्कुल, उस दिशा में जाता हुआ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या राष्ट्र के नाम कुछ और संदेश देंगे, कुछ और घोषणा करेंगे। एक बात जो कह रहे हैं गर्ग साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि मोदी जी पहले फेज, दूसरे फेज और अब तीसरा फेज आने से पहले हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। अभी कल ही 5 तारीख को, परसों, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से रामलला के दर्शन करने गए और साष्टांग दंडवत करते हुए वहाँ अपने अंदाज में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है और उत्तर प्रदेश का जिक्र हो रहा है, तो ये और भी ज़रूरी है कि इंडिया गठबंधन का यहाँ उत्साह कितना आगे बढ़ा है। लेकिन उससे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी, आप इसको कैसे देखते हैं? आपका नज़रिया क्या कहता है उत्तर प्रदेश को लेकर, बाकी तमाम राज्यों को लेकर, और 3 फेज जो यहाँ पर तमाम हमारे साथी बात कर रहे हैं, और क्या हम ऐसे ही फेज दर फेज जो बात हम आगे भी करने वाले हैं उसमें यही कि पिछड़ते, मतलब फेज बाय फेज बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है, और लेकिन इस बार पिछली बार से थोड़ा सा उत्साहपूर्वक वोटिंग की बात बताई जा रही है। अपने स्क्रीन पे देखिए 61.60% की पोलिंग हुई है ओवरऑल। अखिलेश यादव के उस ट्वीट का जिक्र मैं कर रहा था, जरा उसको देख लेते हैं, उसके बाद सीधा आते हैं। कह रहे हैं अखिलेश यादव कि 3 चरणों में भाजपा को इतिहास बना दिया है। 3 चरणों ने भाजपा को इतिहास बना दिया है। तीसरे चरण में इंडिया गठबंधन के समर्थन में हुई जबरदस्त वोटिंग ने साबित कर दिया है कि भाजपा कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जनता फिर भी वोट डाल ही देगी। सत्ता पक्ष तभी वोटिंग में अड़ंगा डालता है जब वो हार रहा होता है। भाजपा जितने व्यवधान पैदा कर रही है, उससे जनता में ये संदेश चला गया है कि भाजपा हार रही है। 3 चरणों में जनता ने भाजपा को 3 दशकों, मतलब 30 सालों के लिए देश की राजनीति से बाहर कर दिया है। कुल 7 चरणों में जनता भाजपा को आगामी 70 साल के लिए बाहर कर देगी। तब हारे हुए भाजपाई अपनी नकारात्मक राजनीति पर अपना सिर धुनते हुए 70 साल का राग अलापेंगे। ये साफ साफ एक कड़ा प्रहार है भाजपा पर अखिलेश यादव का, आप देख रहे हैं। जरा अमलेंदु जी, और इस बीच गर्ग साहब, मुझे जहाँ तक ध्यान है, संभल का भी नाम ले रहे थे। संभल में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई है, रोकने के बाद भी सबसे ज़्यादा पोलिंग संभल में हुई है। वहीं से वो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे अभी शुरुआत में। कुछ महिलाएं कह रही थीं, कुछ जांच वाच, ये सारी चीज़ें, जो खासकर अल्पसंख्यक वर्ग को के साथ में बहुत ज़्यादा वहां पर व्यवधान डालने की कोशिश हुई। और अखिलेश यादव का जो ये ट्वीट आप देख रहे थे, उस ट्वीट में भी उस चीज़ का रिफ्लेक्शन है। लेकिन फिर भी लोग निकल के आए हैं वोट डालने के लिए। अमलेंदु जी, ये कौन लोग हैं? ये जब 80-20 का नारा देने वाले में 80 तो नहीं है, या 20 वाले भी हैं? दोनों शामिल है। जिसको भी इस देश को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, अपना मताधिकार बचाना है, वो सब लोग आज बाहर निकल करके आए हैं। संभल से राजीव जी कई वीडियोज आए, वो काफी ज्यादा विस्तृत करने वाले हैं। एक बुजुर्ग को जो है पूरी तरीके से पुलिस ने लाठी से मारा है,
और वो सड़क पर पड़ा हुआ है, लोग उसको उठा करके ले जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुलिस सामने खड़ी दिखाई पड़ रही है। वो वीडियो भी समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया राजीव जी। तो कई तरीके इस तरह के वीडियो, लेकिन जो आज का राजीव जी एक तरीके से जो एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल 2-3 घटनाओं से राजीव जी समझा जा सकता है। एक तो मोदी जी ने आज बता दिया है कि उनको 400 सीटें क्यों चाहिए हैं, ये बता दिया है कि ताकि जो है राम मंदिर में बाबरी ताला ना लग जाए। तो ये एक एग्जिट पोल आ गया है मोदी जी की तरफ से तीसरे चरण का भी। एक एग्जिट पोल आ गया है राजीव जी हरियाणा से, जहां से 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेकर के बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया है। मुझे लगता है कि ये हरियाणा से जो एग्जिट पोल आया है, ये ज्यादा बड़ा एग्जिट पोल है कि ऐसे समय में ये एग्जिट पोल आना शुरू हो गया राजीव जी। तो समझा जा सकता है कि क्या परिस्थितियां कुल मिलाकर के बन रही हैं। ये चरण में राजीव जी सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 71 सीटें उसकी खुद की थी, और इन 71 सीटों में राजीव जी उसको लगभग 60% सीटों का सीधा नुकसान देखा जा रहा है, जो कि क्षेत्र से, जमीन से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक। और जो 40% सीटें हैं भी, वहां भी लड़ाई काफी ज्यादा टफ है, यानी वहां भी कुछ भी उल्टा सीधा। जी अमलेंदु जी, आवाज आपकी चली गई। आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, आपसे जरा समझना चाहता हूं, बहुत हम लोग सारे जितने भी हम साथी हैं सब एक राउंड के विश्लेषण कर चुके हैं, और एक महत्वपूर्ण बात कि अब यहाँ से जो अगला दौर शुरू होता है, उस दौर में चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, उस दौर को आप किस हिसाब से देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का, और 2 बात यहाँ इंपॉर्टेंट कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। एक ये कि एग्जिट पोल इस बात का भी सामने दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पर देखिए तो हरियाणा का में 3 निर्दलीय विधायक अगर कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं, हरियाणा की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, आज की तारीख में अल्पमत में है, यानी एक राज्य को आपको बचाना है आज की तारीख में। यह भी बीजेपी के लिए चुनौती है, और ये तब जबकि चुनाव का वक्त है। गर्ग साहब एक बहुत महत्वपूर्ण बात रख रहे थे कि शुक्रवार को, सोमवार को और मंगलवार को, इन 3 दिनों में शेयर बाजार में 10 लाख करोड़ रुपए का चूना लग चुका है, और ये तब जबकि चुनाव का वक्त है, जबकि यहां पर शेयर बाजार को आर्टिफिशियली भी उठाया जाता है। लेकिन यहां पर आर्टिफिशियली उठाने के बाद भी, क्योंकि उठाया तो जा रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर 10 लाख करोड़ रुपए डाउन हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाजार भी। और तीसरी बात, जो संभल की घटना है वो भी महत्वपूर्ण है कि लाख रोकने के बाद भी आज 10 सीटों पे जो मतदान हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग संभल में हुई है। ये बात भी ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं लोगों में वो उत्साह है और हमको अपनी सरकार बनाना है, लोग निकल के आ रहे हैं। ऐसे में तीसरे के बाद जो चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां फेज है, उसका थोड़ा सा डायरेक्शन बताइए, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल और भी अहम हो जाता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए राजीव जी, पहले दोनों तीनों बिंदुओं की बात कर लें। जैसा कि आदरणीय श्रवण जी ने कहा, देखिए जो आर्थिक साम्राज्य में लिप्त रहने वाले लोग हैं, जो कारोबारी जगत है, वो बहुत तेजी से और बहुत पहले से आने वाले समय की पदचाप सुन लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस अर्थ जगत जो है इस समय देश का, उसने ये समझ लिया है कि नरेंद्र मोदी विदा होने वाले, उसका भरोसा उनमें से टूट गया है, इसलिए बाजार भी टूट रहा है। बाजार फिर कब उठेगा हम नहीं जानते अभी, लेकिन 2-3 और पैमाने जो अभी 2 लिटमस पेपर टेस्ट बताए अमलेंदु जी ने। एक तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि ताला लग जाएगा उस पर, राम मंदिर पर, ये इतना आपत्तिजनक बयान है कि कायदे से, मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, प्रधानमंत्री पिछले जितने दिनों से जितने भाषण दे रहे हैं उस आधार पर उनका तो नामांकन ही निरस्त हो जाए, उनके प्रचार पर प्रतिबंध तो लगे ही। विधिवत कानून अपना काम करे, निर्वाचन आयोग अपना काम करे, आदर्श आचार संहिता अपना काम करे, तो उनका तो नामांकन भी खारिज हो सकता है। आईपीसी की धारा में उन पर मुकदमे थे 154A वगैरह के। आज भी वे मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में रोड शो कर रहे थे, चुनाव चिन्ह दिखा रहे थे। तो एक तो उनका भाषण भी ये लहरें गिनने का हमारे पास एक साधन है, बताता है कि उनकी घबराहट कितनी है। हरियाणा में जो कुछ हुआ वो भी एक संकेत है, क्योंकि हिंदी भारत में अगर ये हो रहा है, इस तरफ अगर हो रहा है उत्तर भारत में, हरियाणा में निर्दलीय विधायक हैं, उन पर अभी ऐसा कोई दल बदल कानून लागू होगा नहीं,
इसलिए वो सीधे भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं कांग्रेस में, लेकिन ऐलानिया उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का प्रचार करेंगे। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है सरकार, वो जो मुख्यमंत्री है उनका नाम भी याद नहीं रख पाए हम लोग, तब तक उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। तो ये कुछ संकेत हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से लोगों का भरोसा टूट रहा है। अब आगे वाले चरणों की बात, अब तक जो कुछ होता आया वो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। यानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ से इस तरह की बातें, सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की बातें, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश मतदाताओं का, ये और तेजी आएगी इसमें। दुर्भाग्य यह है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कि वो पार्टी पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित होकर रह गई। सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कल मैं एक चैनल पर था तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पूरी 400 या जितनी भी सीटों पर बीजेपी लड़ रही, मुझे तो संख्या भी नहीं मालूम, उस हर सीट पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने सहज रूप से पूछा, अगर उसमें से जितनी सीटों पर बीजेपी हारेगी, नरेंद्र मोदी की हार मानेंगे आप 4 जून को? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था। क्योंकि ब्रांड मोदी खतरे में है, ब्रांड मोदी दरक चुका है। उसकी जो इमेज 2019 में थी, 14 से 19 तक, 19 से 24 आते आते वो जो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज थी वो आदमकद होकर रह गई है, बहुत छोटी हो गई, बहुत बौने हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। कितने खेद की बात है। और यही बीजेपी को नुकसान कर रहा है। बीजेपी जिस भरोसे बैठी थी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव जीता जा सकता है, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हारा भी जा सकता है। इन 3 चरणों का जो रुझान है, जो आप जैसे विद्वान बता रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये अगर टेम्पो बना रहा, ये गति बनी रही 4थे और 5वें चरण तक, तो 6वें और 7वें चरण पे तो हथियार डाल देंगे। वे धरती पर बैठ जाएंगे, मुझे लगता है वे मैदान छोड़ देंगे अगर ये गति बनी रही तो। और अब तक का रुझान ये बता रहा है कि जनता इस मूड को अब बनाए रखेगी, क्योंकि आज का मतदान ही तो सबसे ज्यादा बीजेपी सेंट्रिक था। 93 में से सबसे ज्यादा सीटें उनकी जीती हुई थी, उनके अपने प्रभाव क्षेत्र की सीटें थी। और वहां अगर वे पिछड़ रहे हैं तो 6वें 7वें चरण तक लगभग वे हार स्वीकार करने की स्थिति में होंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 6वां 7वां चरण तो अभी काफ़ी दूर है, लेकिन 13 तारीख को 4थे चरण, 20 तारीख को 5वां, उसके बाद 25 तारीख को 6वां और उसके बाद 7वां 1 जून को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ 1 जून को है, यानी वाराणसी में। तो एक बहुत बड़ा जमावड़ा वहाँ भी देखने वाले हैं हम लोग। पूरा का पूरा जो ध्यान केंद्रित होगा वहीं पे, और बहुत मज़ेदार चुनाव होने वाला इस बार वाराणसी का, ये तय मानिए। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, आप इसको किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये चुनाव अब हाथ से, नरेंद्र मोदी जी के हाथ से निकल चुका है? लेकिन आप याद कीजिए, अभी जो डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि ब्रांड मोदी पर तो इनका खुद का जो आरएसएस का जो मुखपत्र है वो एडिटोरियल लिख चुका है। हम लोग कई बार उस पर बात कर चुके हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद से एडिटोरियल में साफ कह चुका है कि अब हिंदुत्व और ब्रांड मोदी नहीं चलेगा। और उसके बाद भी अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम 400, नरेंद्र मोदी 450 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग 450 सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो अगर नरेंद्र मोदी ही हर सीट पे लड़ रहे हैं तो बहुत फिर वही रामलला बचाएं फिर। देखिए राजीव जी, अब 3 चरणों के बाद, जैसा मैंने पहले कहा कि आज के चुनाव जो खत्म हो गया अब आज, तो बहुमत के आंकड़े के नीचे तो बीजेपी असेसमेंट के हिसाब से आ गई है। अब आगे के जो चुनाव है, क्योंकि आज जो चुनाव हो गया वो 282 सीटों पे चुनाव हो गया, और जितनी सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं वो बहुमत के आंकड़े के नीचे हैं। अब इसके बाद करेक्शन कितना होगा वो बड़ा मुश्किल लगता है करेक्शन, क्योंकि जैसा गर्ग साहब कह रहे हैं कि अब जो चुनाव जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में भी देखिए चुनाव जाएगा, तो अब वो बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड में नहीं जाएगा। बीजेपी के, मैं पहले कह चुका हूं कि बीजेपी के स्ट्रांग होल्ड के इलेक्शन निपट गए, एक बात। दूसरी बात कि अब कल से क्या होने जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की टीम खाली हो गई है,
भूपेश बघेल अब घूमेंगे। रायबरेली के प्रभारी हो गए हैं भूपेश बघेल, कहाँ के? रायबरेली के ऑब्जर्वर। जी। और अब आप देखिए कि जो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में थे, वो अब कन्हैया कुमार का चुनाव लड़वाने दिल्ली आ रहे हैं। जी। बनारस में पूरी योजना है डेरा डालने की। कर्नाटक की टीम, छत्तीसगढ़ की टीम बनारस में कैंप करेगी। तमाम नेताओं का वहां पे जमावड़ा होगा। बनारस के लिए वो तय कर चुके हैं कि बनारस में इनको घेरना है। तो अगर वो मार्जिन भी कम करते हैं या चुनाव फंसा देते हैं तो बड़ी बात होगी। और अभी जयराम रमेश संकेत दे चुके हैं कि अभी एक कोई उनकी तरफ से कोई एक चाल आनी बाकी है। तो मैं उस पर स्पेकुलेट नहीं करूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन ये हो रहा है। दूसरी चीज देखिए, अभी तक जो गर्ग साहब ने स्टॉक मार्केट का बताया, अभी तक एक भी उद्योगपति ने मोदी साहब के न पक्ष में न विरोध में कुछ भी नहीं कहा। 2014 से पहले लाइन लगी थी इनको विजनरी नेता बताने की, तो कोई साथ में खड़ा नहीं हो रहा। मीडिया का जो रुख है धीमे धीमे बदल रहा है। कम से कम अंग्रेजी के अखबारों में दिखाई देना शुरू हो चुका है। टीवी मीडिया में भी आ जाएगा इस चरण के बाद। उसके बाद देखिए 4 जून के बाद क्या होगा, और उसमें हलचल जैसे हरियाणा में दिखाई दे रही है कि निर्दलीय अब समर्थन वापस लेके कांग्रेस में आ गए, वहां के निर्दलीय विधायक। महाराष्ट्र में 2 चुनाव हो रहे हैं। एक चुनाव लोकसभा के लिए हो रहा है और एक चुनाव इस बात के लिए हो रहा है कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। और उसमें भी आप देखिएगा कि एकनाथ शिंदे की अगर 4 तारीख को बीजेपी सत्ता में नहीं रहती है तो शिंदे मुख्यमंत्री कितने घंटे या कितने दिन रह पाते ही देखना होगा। उसी प्रकार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी वेंटिलेटर पर होंगे। उसी प्रकार नीतीश कुमार, उनकी भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो काफी कुछ जो है अभी बाकी बचे चरणों में इस तरफ चीजें दिखाई देना शुरू होंगी। और एक बड़ी बात जो राजनाथ सिंह के इंटरव्यू से समझ में आ रही है जी, कि राजनाथ सिंह ने मुसलमानों के मामले पे मोदी से एकदम ऑपोजिट, एकदम विपरीत स्टैंड लिया है। और वो भविष्य को देखते हुए लिया है। राजनाथ सिंह का पूरा राजनीतिक करियर क्राइसिस मैनेजमेंट से बना है, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष बने हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो। तो उन्होंने पहले से ही वहां पे जगह रख दी है कि यहाँ पे हम आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं। आप देखिएगा बीजेपी के अंदर से अब कुछ आवाजें हमको सुनाई देंगी, तो बहुत रोचक होगा अगला पड़ाव चुनाव का। राजीव जी, आप एक महत्वपूर्ण बात, रोचक चुनाव और पड़ाव की बात तो कह रहे हैं, लेकिन हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी तलवारें लटकी रहेंगी। ये जो बात आप कह रहे हैं, हरियाणा की सरकार तो ऐसे ही लटकी हुई सरकार है क्योंकि वो अब अल्पमत में है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार, इन राज्यों के, और अगर सरकार रिपीट कर गई तो फिर उत्तर प्रदेश, और अगर नहीं रिपीट हुई तो इन राज्यों में। ये बड़ा एक मज़ेदार तथ्य यहाँ सामने आ रहा है। प्रोफेसर रविकांत जी, आप सुन रहे हैं, आपके पास आना चाहता हूँ। एक जो बात यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, अगर सरकार गई बीजेपी की तो महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र में जो शिंदे सरकार है, उस पर भी तलवार लटकी हुई दिखाई देगी। तलवार इधर लटक चुकी है हरियाणा पे, तलवार लटकी हुई बिहार में भी दिखाई देगी नीतीश कुमार की सरकार पे। लेकिन अगर नहीं गई तो आप जहां पे हैं वहां पर लटकी हुई तलवार दिखाई देगी। इसकी चर्चा खूब हो रही है। यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं लोग कि अगर सरकार रिपीट हो गई तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे।
ये बात भी हो रही है। तो एक जो ये दिशा है, क्योंकि इसके बाद स्पेकुलेशन नहीं बल्कि इसमें एक विश्लेषण के तहत हम लोग चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे क्या और कैसे नरेंद्र मोदी अपने नरेशन को चेंज करने वाले हैं, अपनी बातों को भाषणों में अब चेंज लाने जा रहे हैं और क्या कुछ ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितना था, जितने बम फोड़ने थे फोड़ दिए, भैंस तक का बंटवारा कर दिया उन्होंने, तो अब बचता क्या है? ये इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि गई भैंस पानी में, अब कैसे बचाया जाए। और मैंने पहली बार ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने किसी के सामने सरेंडर किया। योगी आदित्यनाथ के सामने पूरी गुजराती लॉबी ने घुटने टेक दिए राजीव जी। जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अभी बीच में उछल रहे थे, वो दोनों ही चुनाव प्रचार से गायब हैं। और मोदी जी को यह कहना पड़ा कि मैं यहां से सांसद हूं और योगी आदित्यनाथ मेरे मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद ही थोड़ा सा हलचल हुई है ठाकुरों के बीच में, वरना वहां तो म्यान से तलवार निकल चुकी थी और 2 चरण के चुनाव में वो हैसियत भी दिखा दी थी ठाकुरों ने अपनी। लेकिन थोड़ा बहुत भरपाई भले ही कर लें, और योगी जी इस बात को जानते होंगे, हालांकि इस समय वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है संभल में, जो हम लोगों ने देखा, उससे ये लगता है कि योगी जी ने शायद मोदी जी को समझ लिया कि ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया तो हम बच जाएंगे। लेकिन मोदी जी का पूरा करियर इस बात का गवाह है कि उन्होंने दोस्ती निभाई हो न निभाई हो, दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाई। और अगर रिपीट हो गए, हालांकि ये नहीं होने जा रहा है, इसको हमें लगता है कि योगी जी भी समझ गए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अपना रिपोर्ट कार्ड किसी तरीके से दुरुस्त किया जाए, खास करके आरएसएस के आंखों में, आरएसएस के दृष्टिकोण में कि देखिए हमने तो पूरा प्रयास किया लेकिन सारा ठीकरा वहीं जाना हो। ये बात सही भी है। उत्तर प्रदेश में मैं अभी आपसे कह भी रहा था कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बेहद है, बहुत ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है अभी भी उत्तर प्रदेश में। लेकिन चुनाव चूंकि दिल्ली का है तो लोग केवल दिल्ली को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, नौकरियों के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए और किसानों को अपनी आमदनी के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए, जो इन्होंने किया है ना इन पिछले 10 साल में, केवल ये नारों में नहीं होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, अभी गर्ग साहब जो कह रहे थे कि वो जुला के जगह जो चल रहा था प्रज्वला, कर्नाटक से लेकर के वो पूरे देश में, तब ऐसा आज तक कोई आपने स्कैंडल नहीं देखा होगा। राहुल गांधी ने इसलिए कहा ये स्कैंडल नहीं है, ये मास रेप है। कितनी औरतों के साथ रेप किया उसने, वीडियो जारी किया और नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे। बावजूद इसके कि मोदी जी को कहीं कोई शर्म हया होती, लेकिन वो हिंदू मुसलमान पर आकर के टिक गए। बात जो आपने कही कि ये हरियाणा में आज तो अल्पमत में आ चुकी है सरकार, और जिस तरह से 3 निर्दलीय विधायकों ने बोला है, उन्होंने कहा है कि हम समर्थन वापस ले रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, देंगे और अगले चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को देंगे, माने विधानसभा चुनाव में। ये संकेत है कि मोदी जी अब जा रहे हैं। दूसरा, बिहार में आपने कहा कि नीतीश कुमार, मुझे लगता है नीतीश कुमार तो उसके पहले ही पाला बदल लेंगे, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अभी इधर थे कल उधर हो जाएंगे, उनका तो अपना इतिहास है, इतिहास को वो दोहराएंगे, तो वहां कुछ खास नहीं है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी कम से कम गुजराती लॉबी को धकेल करके और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की कतार में आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वहां वो दाल गलने वाली नहीं। अगर वो ये सोच रहे हैं कि 230-240 पे बीजेपी जाकर के टिक जाएगी तो शायद उनको मौका मिल जाएगा। अगर मौका मिलेगा किसी को तो नितिन गडकरी को मिलेगा, राजनाथ सिंह को, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जिस तरह से बार बार अपमान सहा है, उनकी कोई डिग्निटी बची नहीं है। आप माला से बाहर कर दिए जाते हैं, मोदी जी जहां से निकले आप किनारे लगा दिए जाते हैं, तो उसको नहीं लोग पसंद कर सकते।
गडकरी ने थोड़ा अपना स्वाभिमान बचा करके रखा और कई बार उन्होंने रिएक्ट भी किया, तो एक समानांतर लीडरशिप उन्होंने दिखाई है और नागपुर में है, ज्यादा आरएसएस के नजदीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी गुंजाइश इस देश की जनता छोड़ने वाली नहीं। वो जो ईश्वर के बारे में कहा जाता है कि वो देता है जब छप्पर फाड़ के देता है, मैं ईश्वर के बारे में तो नहीं कह सकता कि वो देता है कि नहीं देता है, लेकिन इस देश की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है, जब लेती है तो फिर वो खाल उधेड़ लेती। राजीव जी इस बात को समझिएगा, वो फिर छोड़ने वाली नहीं है, वो खाल उधेड़ करके, चमड़ा उधेड़ करके लेने वाली जी। और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश में जो ताज्जुब हो रहा है, मैं सच में 2 महीने पहले इस गुस्से को नहीं भांप पा रहा था जो आज गुस्सा दिख रहा है। शायद लोगों को डर था, नहीं बोल पा रहे थे। अभी कानपुर की मैं रिपोर्ट बता रहा हूं आपको, अकबरपुर एक लोकसभा सीट है, अखिलेश यादव वहां गए थे, 1 लाख लोगों की कम से कम भीड़ थी और 90% लोग गुस्साए थे और रिपोर्टर ने मुझे जो बताया कि गालियां दे रहे थे नरेंद्र मोदी को बिना किसी डर के, अपना सा। और उसमें हर समाज के लोग थे, दलित भी थे, पिछड़े भी थे, इवन ब्राह्मण से बात की उसने। तो अब उत्तर प्रदेश में सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि कमोबेश यही स्थिति हर स्टेट में है। जहां गुजरात फंस रहा है, अगर 2-3 सीटें भी वहां कांग्रेस पार्टी निकाल लेती है तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी जी। तो ये चुनाव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को नकारने का चुनाव। पकड़ने की बहुत कोशिश की नरेंद्र मोदी ने, लेकिन वो पकड़ में आने था क्योंकि लोगों ने बहुत मजबूती के साथ नकारा, कहीं का नहीं छोड़ा। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस देश की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है और लेती है तो फिर वो चमड़ी उधार करके लेती है, और वही स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है जी। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, 80 सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो है उसमें लगभग 50% कम है। 48 सीटें महाराष्ट्र, 42 सीटें पश्चिम बंगाल, 40 सीटें बिहार, 39 सीटें तमिलनाडु, ऐसे धीरे धीरे घटते हुए क्रम में। फिर आप आ जाइए तो उधर कर्नाटक 28 सीटें, तो ये घटते हुए क्रम में। लेकिन 80 सीटें, और इन 80 सीटों पर नजरें क्यों न टिकी हों, पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पे है और अलग अलग, और उसमें भी आज जो 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसमें 10 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थीं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें दांव पे लगी हुई। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं मुकेश जी, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए श्रवण गर्ग साहब के पास में। मुकेश जी, क्या यहाँ से जब हम चौथे, 5वें, 6वें फेज, 7वें फेज की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की बात भी कर रहे हैं, आपको भी क्या उत्तर प्रदेश को लेकर लगता है कि वहां पर परिस्थितियां आने वाले समय में बदल सकती है? क्योंकि अभी तक पहले फेज में 8, दूसरे फेज में 8, 8, 16 और 10, आज 26 सीटों पे उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं, यानी कि अभी यहां से भी एक बड़ा चंक बाकी है, छोटा मोटा नहीं। देखिए राजीव, उत्तर प्रदेश का सवाल 2 हिस्से में बटा हुआ है। पहला हिस्सा है लोकसभा के नतीजे और दूसरा हिस्सा है विधानसभा पर इन नतीजों का, यानी प्रदेश की सरकार पर इन नतीजों का पड़ने वाला प्रभाव। तो अगर हम पहली चीज को देखें कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को नुकसान होता है, तो जो बिल्कुल अवश्यंभावी दिख रहा है, तो उसका हश्र क्या होगा? हश्र ये होगा कि केंद्र से मोदी जी की विदाई हो जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उस विदाई को। दूसरी बात कि फिर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ अपने आप को और कंसोलिडेट करने की स्थिति में होंगे। तीसरी बात कि इससे आगे बढ़ के अगर हम देखें, इस चुनाव के बाद, इस चुनाव में जो हम लोग कह रहे हैं ना, इनर करंट कैसे बन रहे हैं, श्रवण गर्ग साहब ने बहुत अच्छे से एक चीज को समझाया, शेयर बाजार को। आज मेरी शेयर बाजार के कई विश्लेषकों पर, उस पे कई नाम ऐसे हैं, क्या है कि बाजार जब गिरता है या बाजार उठता है तो जो शेयर बाजार पे नजर एक्सपर्ट्स हैं वो तरह तरह से लिखते हैं, उनके तरह तरह के कमेंट्स चलते हैं मीडिया में। मैंने आज कई लोगों के कमेंट्स देखे हैं और उन सब में एक क्लियर कट बात लिखी हुई है कि शेयर मार्केट को ये साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की हालत पतली है, वो सत्ता में नहीं लौटने जा रहे हैं।
और इसी बात में वो बात भी घुसी हुई है कि क्यों नहीं आज कोई उद्योगपति समुदाय जो है वो इनके पीछे खड़ा हो रहा है। इसी बात में ये भी घुसा हुआ है कि गोदी मीडिया ने बाकायदा ये अब पढ़ना शुरू कर दिया है कि भैंस पानी में, जैसा रविकांत जी कह रहे थे। एक और चीज मैं बताता हूं आपको, ये जो वेदर वर्ल्ड की तरह से आज हरियाणा में नतीजे आए हैं हमारे सामने, 3 निर्दलीय विधायकों ने जिस तरीके से अपना स्टैंड बदला है, ये इसलिए बदला है कि जमीनी स्तर पे ये दिख रहा है कि बीजेपी हैज लॉस्ट द ग्राउंड। अगली चीज कि कल्पना करके देखिए कि जिस तरीके से अभी भानुमती कुंभा बना नरेंद्र मोदी और अमित शाह जोड़ी ने सैकड़ों की तादाद में नेताओं को डरा के, धमका के, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के, ईडी और सीबीआई जैसी चीजों को धरा लगा, उनको कंपेल किया है यहाँ से यहाँ आ जाओ हमारे जी। बहुतों को उन्होंने रिहेबिलिटेट करने की भी कोशिश की है। जरा कल्पना करके देखिए कि जैसे ही नरेंद्र मोदी हिलता हुआ दिखाई देगा, खासतौर से 4 जून के बाद, वैसे ही इनमें से लोग इस तरह का बयान देंगे कि हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखी गई थी, पिस्तौल तानी गई थी, हमें इस तरीके से डराया और धमकाया गया था। और उससे जो माहौल, राजनीतिक माहौल बनेगा, उसका असर ये होगा कि न जाने कहां कहां किस किस तरह के केसेस फाइल होंगे। तो इनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। वो अच्छे दिन गए, इनको सामने ये, और कोई इनका साथ, आपको बता दूं, बीजेपी में इनका कोई साथ नहीं देगा। कुल जमा ये 2 लोग जो है ये सबसे बड़े विलन बन के अंदर दिखेंगे और इनको दूध की मक्खी की तरह से संघ और बीजेपी भी किनारे कर देगी। फिर इनको अपना मुकाबला खुद अकेले अकेले करना होगा। और इनके ये जितने पूंजीपति दोस्त यार हैं, ये सब मौका परस्त है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है, तो इनका साथ नहीं देने वाला। यानी अभी अगर हम 4 जून के आगे देखें, जो अभी तक 3 दौर के नतीजे आए हैं, वो नतीजे हमें किस तरफ ले जा रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि एक चित्र, उसका काल्पनिक चित्र ही सही, स्पेकुलेशन ही सही, लेकिन हम लोग इतने समय से राजनीति को करीब से देखते रहे, समझते जानते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के पास इस तरह का एक छोटा सा अधिकार होना चाहिए। वो दिख रहा है ये। और क्यों ऐसी स्थिति हुई, फिर उसी बात को दोहरा रही है, स्थिति सिर्फ इसलिए हुई है राजीव की प्रधानमंत्री के रूप में, देश के सर्वोच्च नेता के रूप में बैठे हुए व्यक्ति ने जिस तरह का छिछोरी बातें की हैं, जिस तरह का छिछोरा झूठा नैरेटिव बनाया है, जैसे देश की जनता को क्लियर कट इन्होंने इंडिकेट किया, हम तुम्हें मूर्ख समझते हैं, हम तुम्हें जो घुट्टी पिलाएंगे तुम वही पियोगे, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी बहुत कोई तुम्हें समझ दे सकता था विपक्ष के लोग, लो जी हमने सबको नेस्तनाबूद कर दिया, किसी को किसी खाता बंद किया, किसी को इधर ले गए, किसी को उधर ले गए, वो सब कुछ कर दिया। उसके बाद एक और चीज जिसमें प्रशांत ने कहा, 4 जून के बाद हमें क्या ये देखना कि महाराष्ट्र का आसन हिल रहा है। महाराष्ट्र में जो सत्ता की डायनेमिक्स है उसमें 3 मेजर हैं। जैसे ही जनता ये तय कर देगी कौन असली एनसीपी है, कौन असली शिवसेना है, वैसे ही जनता ये भी कि इस सरकार को कितने दिन रहने दिया जाएगा और इसको उखाड़ फेंका जाए या नहीं फेंका जाए। नीतीश के बारे में ये बात जरूर है कि उनको जो है वो पलटी मारने में महारत हासिल है, लेकिन जब नाव डूबनी होती है ऐसी भी डूब जाती है। बिल्कुल। तो कितना ही आपका हो, आप फिर वो डूबेंगे यही किनारे आकर के। तो नीतीश को भी सरकार गंवाने की स्थिति पैदा होगी और उसको कोई टाल नहीं सकता, वो आएगी स्थिति ऐसी। जी, 4 जून तक का इंतजार करना होगा। 4 जून तक का इंतजार करना होगा, रिजल्ट सामने आएगा और उसके बाद की परिस्थितियां क्या कुछ कहेंगी वो तो देखेंगे हम। लेकिन उससे पहले अभी जो कुछ हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा फेज वो समाप्त हो चुका है। 3 फेज के बाद परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी जो हैं ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से नरेंद्र मोदी का स्टैंड, बीजेपी का स्टैंड, इंडिया गठबंधन अपने स्टैंड पर कायम है। और बार बार ये दिखाई दे रहा है गर्ग साहब कि जितने भी बयान आए नरेंद्र मोदी जी के या बीजेपी की तरफ से, उन बयानों से इतर राहुल गांधी और दूसरे दलों के, इंडिया गठबंधन के, चाहे अखिलेश, तेजस्वी, ये सब उसी स्टैंड पे कायम रहे और हमेशा हर दफा ये लोग
संविधान को सामने, आरक्षण को सामने लाने की कोशिश करते रहे हैं। तो एक मूल मुद्दा जो है वो संविधान बचाओ। और आज सोनिया गांधी का भी एक वीडियो संदेश आया है। राहुल गांधी ने कल एक चिट्ठी अपने कार्यकर्ताओं के नाम जारी की है, आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी जारी की है। ये सब देखिए अगर, तो वो स्टैंड पे कायम है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है, इतने चुनावों को आपने भी देखा होगा, जरा आपसे भी समझूं कि क्या ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सामने और उस बहकावे में नहीं आ रहा है इंडिया गठबंधन, खासकर कांग्रेस पार्टी नहीं आ रही है, जो कई बार बहकावे में नजर आती रहती थी, भटक जाती थी, लेकिन वो भटकाव नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है, जरा ये भी समझा जाए कि ये भटकाव, एक पक्ष तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष जो इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस पार्टी है, उस पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है और वो इंटैक्ट है और अपने मुद्दे पे बिल्कुल उसके इर्द गिर्द ही, और उनका साथ देते हुए कभी दिया कुमारी दिखाई देती हैं, तो कभी लल्लू सिंह दिखाई देते हैं, तो कभी कोई और दिखाई देता है। यानी वो उधर से कहते हैं कि हाँ हम संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ राजीव जी, वो बीजेपी को और मोदी जी को अलग अलग करके देखना चाहता हूँ जी। बीजेपी का जो प्रयास है, अब जो आप पाएंगे बाकी के 4 चरणों में, और जो शुरू हो गया है, जो मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक जो नैरेटिव खड़ा करने की बात चल रही थी पिछले 3 चरणों में, अब आप पाएंगे कि उसमें डाइल्यूशन शुरू हो गया है। शुरू हो गया है कि अब उसकी जरूरत नहीं बची है कहीं भी। अगर आप गौर करें कि अब जो इलाके बचे हैं वहां हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं बची है। और आप जो पीएम का बयान है, जो वो कह रहे हैं कि मुसलमान बदल रहे हैं, भारत के मुसलमानों को भी बदलना चाहिए, या राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं, आप इसमें समझने की कोशिश करिए, या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं जी अपने लिए। वो ये है कि अब कोशिश ये है कि बीजेपी को कैसे बचाया जाए। नरेंद्र मोदी जी कमजोर होते हैं तो वो होने दिया जाए, पर उनको मजबूत करने के प्रयासों में बीजेपी को कमजोर नहीं होने दिया जाए। ये जो आपने जो कहा योगी जी को लेकर जो बात चली है, रविकांत जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, मेरा ऐसा मानना है कि योगी जी अब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि बीजेपी कमजोर हो, या राजनाथ सिंह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये सारी की सारी कोशिशें ये है कि कैसे बीजेपी को इंटैक्ट रखा जाए आने वाले समय के लिए। हमको एक चीज मानकर चलना चाहिए कि मैं तो कम से कम मान रहा हूं कि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। वो तो कि नहीं है, आप हम जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कितनी सीटें मिलेगी, मेजॉरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में तो वो बनके उभरने वाली है, वो खत्म नहीं हो रही है। इन लोगों की जो चिंता अब है, जो बीजेपी में लोग हैं, आरएसएस में लोग हैं, कि 3 चरणों में जितना बीजेपी को धक्का पहुंच गया वो ठीक है, अब नहीं पहुंचना चाहिए। और पाएंगे उस चीज को, जो पूरा का पूरा इलाका बचा है मध्य प्रदेश में तो 8 सीटें सिर्फ, पूरा एलपी का और संघ का है जो अभी आए हैं। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसमें 8 में से 8 सीटें बीजेपी को मिल जाए, जो चौथे फेज की हैं। मतलब कांग्रेस के पास उसमें एक दो जगह अगर कैंडिडेट्स हैं तो हैं, पर जहां पीएम धार क्यों आए, क्योंकि वहां कांग्रेस मजबूत है उस इलाके में, या झाबुआ में जी, जहां कांग्रेस मजबूत है। तो इन 8 में से 2-3 इलाके ऐसे हैं जहां कांग्रेस तगड़ी टक्कर दे रही है।
मैं एक जो चीज कह रहा हूं कि अब एक जो कोशिश चलेगी वो ये चलेगी, दो चीजें मैंने कही कि एक ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव है वो खत्म हो जाएगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब बीजेपी को या मोदी जी को उसकी जरूरत नहीं है। वो हो गया उनका जो उनके की जो सीटें थी 132 के करीब सीटें थी वो हो गई पूरी, और ये जो 8 सीटें हैं मालवा निमाड़ की वो मिला लें तो 140 सीटें हो जाती हैं। अब उसकी जरूरत नहीं है। अब बीजेपी को कैसे बचा के रखना है और मजबूत करके रखना है, ये एक कोशिश चलेगी। तो बड़ी खबर है वो ये, बड़ी घटना जो ये कि जो एनडीएस के अलायंस हैं वो बीजेपी के साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जो 30 के करीब 25-30 लोग हैं उसमें अधिकतर मतलब जो सत्ता के साथ बने रहते हैं और सत्ता के साथ जाते हैं और सत्ता के साथ आते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में कौन है या बिहार में कौन है या और जगह कौन है या महाराष्ट्र में कौन है। खास करके जो इशारा किया इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने कहा कि वहां महाराष्ट्र में ये तय होगा कि असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना। और वहां ये इस फेज में जो थर्ड फेज था उसमें बड़े बड़े लोग उनके भविष्य लगे हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि ये अजीत पवार जी की पत्नी हैं, सुप्रिया सूले हैं, या वो नारायण राणे हैं, या सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। मैं कई नाम आपको ले सकता हूं कि जो थर्ड फेज में जिनका मुकाबला है, और वो सब बीजेपी के लिए बहुत जहां से है। अब बीजेपी कितना सेव कर सकती है वो देखने की बात है। अपने बाकी के जो 200 से ज्यादा कुछ सीटें हैं उसमें 260 के करीब जो सीटें बचती हैं, 270 के करीब या 260 के करीब जो सीटें बचती हैं उसमें बीजेपी अपने को कितना रिटेन कर सकती है देखने की बात है। तो हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडिया अलायंस के प्रति, और हैं भी। एक जो चीज थी वो तीनों चीजों को अलग करके चलना चाहिए कि जो बीजेपी को 370 और 400 की बात थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी को बहुमत का जो मामला है वो भी लगभग खत्म हो चुका है। बीजेपी एक पार्टी के रूप में सिंगल लार्जेस्ट बड़ी पार्टी के रूप में रहेगी, और अब चुनाव में आने वाले दिनों में मैं नहीं देखता कि कोई मुस्लिम का जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया वो होगा। मोदी जी को लगातार कमजोर होता हुआ देखेंगे आने वाले समय में। तो बाकी के 4 फेज हैं, हमको लगता है हमको दिखेगा कि मोदी जी एक नए मोदी जी बाकी के 4 फेज में हैं। और जो इन्होंने भी कहा, प्रशांत जी ने भी कहा कि हर जगह चेंज दिख रहा है, मीडिया में भी दिख रहा है, उद्योगपतियों में भी दिख रहा है। ये चेंज आने वाले 4 चरणों में और ज्यादा मुखर हो जाएगा। जो हमको एक जिसको कह सकते हैं ना कि जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पॉजिटिव में जाके दिखेगी। राजनाथ सिंह वगैरह की भूमिका अब खत्म हो गई राजीव जी, मतलब वो उनका रिलेवेंस खत्म हो गया, मतलब बीजेपी में भी खत्म हो गया, पॉलिटिक्स में भी खत्म हो गया। वो जो कर रहे हैं उसको कोई एक विकल्प के रूप में उनको बीजेपी देखती हो या विपक्ष देखता हो या एनडीए देखता हो, ये संभावना बिल्कुल नहीं है। अब तो बीजेपी में एक नए किस्म का नेतृत्व उभर के आने वाला है, नई चीज निकल के आने वाली है, और वो कैसे आएगी हमको पता नहीं है। जैसा हमने देखा है कांग्रेस खत्म हो चुकी है और एक नई कांग्रेस का जन्म हो चुका है। अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, क्या पुरानी कांग्रेस नहीं है कहीं भी, किसी भी जगह नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं। तो इसलिए अगर एक नई कांग्रेस का जन्म हो चुका है तो आप ये मान के चलिए कि इस चुनाव के बाद एक नई बीजेपी भी जन्म लेने वाली है, और एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक अलग किस्म का भारत की राजनीति में बनने वाला है, जिसमें एक नया एनडीए और नया इंडिया अलायंस आपको दिखेगा 4 जून के बाद में। जी।
जी जी बिल्कुल, 4 जून के बाद बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले अभी 4 फेज का मतदान है और इन 4 फेजेस के मतदान जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नरेंद्र मोदी भी, जैसे गर्ग साहब कह रहे हैं, एक नए अवतार में नजर आएंगे। हो सकता है कि बहुत सारी बातें जो अभी तक कह रहे हैं उनसे इतर कुछ और बातें करते हुए नजर आए। चुनाव का वक्त है, प्रचार खूब करना है उनको, और रोज 3, 4, 5, 6 सभाएं कर रहे हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ ताकि चूंकि उनको इसलिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हर तीसरे दिन नरेंद्र मोदी को पिच बदलना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जो अलायंस है इनका, ये अपनी एक पिच पे तैयार हैं और बहुत सरपट सपाट बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ मेहनत जो करनी थी पहले हो चुकी है। राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर की यात्रा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कर चुके हैं और लोगों से मिल चुके हैं। यानी कांग्रेस पार्टी 2 साल से इस चुनाव की तैयारी कर रही थी, ये साफ नजर आता है। और उसके साथ अब अलग अलग राज्यों के जो छत्रप हैं, जो पुराने नेता हैं और कहीं ना कहीं एक मजबूत होल्ड रखते हैं, वो सब इनके साथ हैं। तेजस्वी यादव को देखिए, अखिलेश यादव को देखिए, ममता बनर्जी को देखिए, अरविंद केजरीवाल को देखिए, ये सब अपने अपने राज्यों में अलग अलग दिखाई देते हैं। इन सब के बीच 3 चरणों का मतदान खत्म, 4 चरणों में क्या कुछ होगा। और इस बीच खबर यह आ रही है कि 10 तारीख को राहुल गांधी और अखिलेश यादव कानपुर और कन्नौज दोनों जगहों पर साथ साथ रैलियां करेंगे। 10 तारीख को, इसी 10 मई को अखिलेश यादव के साथ रोड शो और रैलियां करेंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव दोनों, कानपुर में भी और कन्नौज में भी। तो मजेदार है उत्तर प्रदेश का भी और मजेदार अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के सामने आमने सामने का मुकाबला, मजेदार मुकाबला होने वाला है। और आज इस मुकाबले में बढ़त लेते हुए इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करूं, उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब आपका, प्रशांत टंडन जी, मुकेश कुमार सिंह साहब, अमलिंदु उपाध्याय